Hello friends, I have a very special guest today in More Talks. कमांडर अभिलाष टॉमी कीर्ति चक्र। मैं बहुत साल से कमांडर अभिलाष टॉमी की लाइफ को देखा है मैंने। मैं खुद इनका बहुत बड़ा फैन हूँ एंड ही इज़ वन ग्रेट सन ऑफ मदर इंडिया जिन्होंने देश का दुनिया में झंडा फहराया है और इंडियन नेवी को जो इन्होंने जगह दी है वर्ल्ड की नेवीज में, ये काबिल तारीफ है। कमांडर अभिलाष टॉमी जो है ये इंडियन नेवल ऑफिसर हैं, कमीशनड इन 2000 एंड इनका बचपन से सपना था कि सेलिंग भी करनी है और पायलट भी बनना है। और ये दो चीज़ें जो बिल्कुल ही अलग फील्ड है, कहाँ तो समुद्र में सेलिंग करना और कहाँ हवाई जहाज उड़ाना, ये सिर्फ इंडियन नेवी में पॉसिबल और कहीं पॉसिबल नहीं है। सो ही जॉइंड द इंडियन नेवी, नेवल अकेडमी गोवा में होती थी तब, एज अ 17-year-old बॉय and realized his dream of becoming a sailor and a pilot. So he joined the aviation branch, flew the Dornier aircraft, which is a reconnaissance aircraft, for 1400 hours. लेकिन इसी दौरान नेवल एकेडमी में इनको शौक हो गया सेलिंग का और उसके बाद इन्होंने दुनिया भर में सेलिंग की रेसेस जीती हैं। बट ही इज मोर फेमस फॉर सागर परिक्रमा, बीइंग द फर्स्ट इंडियन एंड द सेकेंड एशियन टू सर्कमवेंट द ग्लोब विदाउट अ ब्रेक। 151 डेज में इन्होंने 2012 से 2013 सागर परिक्रमा करी और इतनी बड़ी इवेंट थी ये कि पहली बार भारत के राष्ट्रपति जी जो है डॉक्टर प्रणब मुखर्जी बॉम्बे गए अभिलाष टॉमी को रिसीव करने के लिए। नहीं तो भारत के राष्ट्रपति कभी एयरपोर्ट भी नहीं जाते हैं किसी को रिसीव करने। जो भी बाहर से डिग्नेटरी आते हैं वो राष्ट्रपति भवन में रिसीव किया जाते हैं। बट फॉर दिस बॉय, दिस नेवल ऑफिसर, the president felt it appropriate to travel to Bombay to receive him when he came back with his world record. तो 151 days alone at sea, 60,000 kilometers, ये कोई छोटी मोटी रेस नहीं है। अब कंपैरिजन अगर मैं करना चाहूं, माउंट एवरेस्ट 6000 से ज्यादा लोग चढ़ चुके हैं। जो एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में गए हैं वो 1000 से ज्यादा जा चुके हैं स्पेस में लोग। बट जिन्होंने ग्लोब को सर्कमवेंट किया है ऑल अलोन, ये 100 से भी कम लोग हैं और इंडिया का ये इकलौता ऑफिसर है। सो अभिलाष टॉमी इज इन टॉक विद मी। और एक और चीज बता दूं, ही इज अ कीर्ति चक्र अवॉर्डी, ही इज अ नौसेना मेडल अवॉर्डी विच इज इक्वलेंट टू सेना मेडल, नेवल चीफ कमेंडेशन कार्ड, एंड ही इज बीन अवॉर्डेड विद तेनसिंग नॉर्गे अवार्ड जो कि एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए अर्जुना अवार्ड के बराबर है, उस लेवल का अवार्ड है। तो इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, नाउ रिटायर्ड। I was in conversation with him when he's in Netherlands, अपनी बोट को फिट कर रहे हैं वो अगली गोल्डन ग्लोब रेस के लिए जो कि फ्रांस से स्टार्ट होगी, which is few months away. So we wish him good luck, and during this race I will try and stay in touch with him to give you the latest updates of Commander Abhilash Tomy. So enjoy this conversation. This is one of my finest interviews with somebody I really admired. So have a look at this. Thank you. Abhilash, what a pleasure to see you. What's the time in Netherlands now? Morning, sir. It's 8:30 in the morning. We are about 3.5 hours behind India. And since when have you been there? Early April, sir. I reached France first, picked up the boat, sailed it to Netherlands, and we reached by early April. And now just tell my audience, what are you planning to do with this boat which you've taken in France, and what is the event that is going to happen? Well, I'm preparing the race. I'm preparing the boat for a race called the Golden Globe Race. It's a single-handed, non-stop round-the-world race. So essentially, you got to be alone. You cannot stop anywhere, and you cannot take anybody's help en route. And this race starts in France. It covers a distance of 30,000 nautical miles, which is about 56,000 kilometers. You have to sail around the earth and finish where you started. And this route will take you through the North Atlantic, South Atlantic, around Cape of Good Hope, Indian Ocean, south of Australia, south of New Zealand, Pacific, Cape Horn, back to South Atlantic, and then finish in France. Abhilash, मतलब बातें सुन के ना रोंगटे खड़े हो रहे हैं, because last time when you took part in this Golden Globe race, I remember I was following you that time, and you were one of the leaders in that race, you know, after 82 days, and you had an injury. तो क्या हुआ था? Just tell us that, and then we'll connect with this race. So this is the third edition of the race.
The first edition happened in 1968, and the race itself has never been repeated. In 2018, they decided to have another race to celebrate 50 years of the original Golden Globe race, and I was a special invitee to it, the only person from Asia to turn up for the race. After about 82 days of racing, like you said, I was in third position. We were exactly in the middle of Australia and South Africa, dead south of India, closer to the Antarctic than any other place. And three of us were hit by a really bad storm. Two of us got dismasted, and my boat was one of the boats that got dismasted. But along with that, I suffered a fall of about 5 to 9 meters, and that broke my spine at 4 places. I was confined to the boat, to the bunk, for about 3.5 days. Finally, a French fisheries patrol vessel came and picked me out on a stretcher, transferred me to Amsterdam Island. But while this was happening, while this ship was coming to pick me up, the Indian Navy dispatched a P8I to look for me. The Australians dispatched a P8, and another competitor was about 100 miles behind me, who was also dismasted. He also tried to reach me, but finally it was a French fisheries port which picked me up, transferred me to Amsterdam Island. Abhilash, I still remember, when it was being covered in the TV, on newspapers and all, it was an international rescue mission to rescue an Indian naval officer, and how proud we felt, about you, and that there is a naval officer out at sea competing with the best sailors in the world. This is big. They're really big, Abhilash. तुम्हें कैसा महसूस हुआ when you landed in India? We were injured and then you were treated here. What was the feeling like? I reached India after 16 days of the accident. But the thing is, the Indian Navy and the Indian government pulled all stops to pick me up from that place. I remember the PMO was directly monitoring the rescue. So I was in Amsterdam Island, and on the third day, the Prime Minister called me. He spoke to me and asked me how I was doing, and whatever I said, he put it in an episode of Man Ki Baat. Then when the Indian ship Satpura landed at Amsterdam Island, and I was transferred by helicopter, and I was just going into the medical room, MI room of the ship. The CEO came to meet me, and there was immediately an announcement for the commanding officer to come to the bridge, because he was getting another call from the Prime Minister's office to check if I had been rescued. Yes, and I reached India after 16 days of the accident. Immediately there was an MRI scan, and the doctor said that we will not send you to the best hospital in India, but to the best doctor in India. And turns out the best neurosurgeon in India was in RR Hospital, and it was again a serving Fauji, Air Commodore Sridhar. So the decision was very quickly taken, and I was sent to Delhi for the surgery. But the thing is, I could feel that the entire nation was, rooting for me, not just through prayers, but through actions as well. That is what I remember. That is why, Abhilash, मैं इतने दिन से I've been, monitoring you. I've been in touch with you to get a day when I can, hear this from you, from such a young, dynamic naval officer. Really, hats off to you, Abhilash. We're so proud. And that is why I've got you on my channel. मैं चाहता हूँ देश के बच्चे देखें कि यार ऐसे फौजी भी हैं. तो now, तो अब ना अभिलाष, क्योंकि अनस्ट्रक्चर्ड टॉक है मेरा, मोर टॉक्स में. Now I want you to go back to your childhood and tell me, when did you join the academy? Why did you join? And you are a pilot. ये मैं बता दूं लोगों को, you are actually a naval pilot, reconnaissance aircraft pilot. You are not a sailor per se. So how did this transition take place? And थोड़ा बीच में हिंदी बोल दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा. Sir, my father was in the Navy. तो मेरा पूरा बचपन एक naval environment में गुजरा है. I think I was in second or third standard जब क्या बोलते हैं, दो बातें हुई उस टाइम पे. एक तो आर्मी का एक एक्सपीडिशन था तृष्णा बोल के, जिसने एक सर्कम नेविगेशन किया. उसमें मेजर AK सिंह थे. 6 लोगों ने मिलके दुनिया का चक्कर मारा. I remember that. I distinctly remember that. तो ये इंजीनियर्स की टीम थी. करेक्ट सर. ये एक डॉक्यूमेंट्री बन के दूरदर्शन पे आया था. वो देखने के बाद मेरे को भी मन किया कि समंदर में तो जाना ही चाहिए अभी. दूसरी बात, my father was posted in an aviation base as the security officer there, and उधर एक प्लेन क्रैश हुआ. वो क्रैश जो हुआ उसका न्यूज़
पूरे न्यूज़ चैनल्स में और न्यूज़पेपर में आ रहा था। हम्म। तो ये न्यूज़ मेरे मदर ने जब पढ़ के सुनाया तब मुझको बहुत मन किया कि मेरे को भी पायलट बनना है। अच्छा। अब फ्लाइंग और सेलिंग आप इंडिया में एक ही जगह कर सकते हो, वो नौसेना में है। नौसेना में, तो बिल्कुल। करेक्ट। तो उसके बाद 12th फिनिश किया, मुझको इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन मिल गया, लेकिन साथ साथ मैंने नेवल एकेडमी का एग्जाम भी क्लियर किया था। तो बचपन से मैं चाहता था कि मैं नेवी में ही ज्वाइन करूं, तो आई जस्ट जॉइन द नेवी। आई डिडंट I never had any second thoughts, although parents thought it might be better to become an engineer or a doctor. So this And was that was after you had done. What was your age when you joined the Naval Academy? soon after 12th, sir. I was 17. Okay, अच्छा, very good. So it's after 12th you joined the Naval Academy, और ये तुम्हारे मन में सपना था कि नेवी भी ज्वाइन करनी है और पायलट भी बनना है? सर सेलिंग करना है, फ्लाइंग करना है, वो सिर्फ नेवी में हो सकता है, इसके लिए नेवी ज्वाइन करना है मैंने। हाँ। नेवल एकेडमी में फिर ट्रेनिंग के टाइम पे स्टार्टेड सेलिंग। पहले फर्स्ट सेकंड टर्म में तो मुझको बोट छूने भी नहीं देते थे। फाइनली कोई बचा नहीं तो मुझको ले लिया, and by the time I passed out in sixth term, I was a captain of the Naval Academy team, and we defeated NDA in the Bangalore Regatta, which was a very hotly contested event. I can imagine to defeat NDA in any game is quite a thing. Yes, sir. So, well, it was interesting, and finally, midshipman time or cadets time on ships, I kept sailing, and then I got a chance to volunteer for the aviation arm during my sub-lieutenant's technical courses. So I volunteered. I joined the Air Force for 1 year. उधर इलाहाबाद में मैंने बेसिक फ्लाइंग सीखा, उसके बाद बैंगलोर जाके डॉनियर चलाना सीखा, एंड 1 साल के बाद मैं स्क्वाड्रन ज्वाइन कर लिया, तो मैं पायलट भी बन गया, सेलिंग भी सीख लिया। एंड दिस मस्ट बी अमेजिंग फीलिंग यार अभिलाष, की तुम बचपन में तुमने सोचा ये कि भाई मैं सेलिंग भी करनी है और फ्लाइंग भी करनी है, और वो हो गया, बड़ा जल्दी हो गया, मतलब टाइम पे सब कुछ हो गया। सर जल्दी तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि कम से कम 10-12 साल से ख्वाहिश दिमाग में लेके घूम रहा था मैं। लेकिन हाँ, सब टाइम पे हो गया। तो पायलट भी बन गया, सेलर भी बन गया, और द इंटरेस्टिंग थिंग इज पहले मैंने साइकिल चलाना सीखा, फिर बोट चलाना सीखा, फिर प्लेन चलाना सीखा, और उसके बाद मुझको ड्राइविंग लाइसेंस मिला है। दिस इज अमेजिंग। नहीं तो रिवर्स में होता है। और बहुत से ये चीज कितने लोग होंगे अभिलाष दुनिया में ऐसे जिन्होंने सेलिंग भी किया है और फ्लाइंग भी किया है और ड्राइविंग भी तो करते ही हैं सभी? देयर मस्ट वेरी फ्यू पीपल, है ना? ये थोड़ा कम है सर, जो दोनों फ्लाइंग और सेलिंग कर सके। दिस इज अमेजिंग। और तो ये बताओ मुझे अभिलाष, यू आर अ डेकोरेटेड सोल्जर, कीर्ति चक्र, you are a Nausena medal, you have a naval chief's commendation card, you have a Tenzing Norgay award, जो मैं लोगों को बता दूं ये equivalent to अर्जुना अवार्ड है। ये अर्जुना अवार्ड के बराबर अवार्ड है, एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए मिलता है। तो एंड सारी दुनिया आपको जानती है, तो हाउ डू यू फील नाउ? फिर बीच में चोट लग गई एंड नाउ यू आर रिकवर्ड बैक, तो जस्ट टेल अस दिस जर्नी, जस्ट इट हैपेंड या यू हैव टू रियली वर्क हार्ड? सर लोगों को लगता है कि एक सुबह में एक बोट लेके चला गया और सर्कमनेविगेट करके आ गया, ऐसा नहीं होता है। कई सालों का मेहनत लगता है, एंड इस स्टेज तक पहुंचने के लिए काफ़ी ग्रोथ होता है। तो मैं स्क्वाड्रन में जब था गोवा में सेलिंग करता था, देन नेवी टीम में सिलेक्ट हुआ, एक इटालियन कोच ने मुझको ट्रेन किया। फिर मैंने डिंगीज जो छोटे बोट होते हैं उसमें काफ़ी कॉम्पिटिशन्स किए, कतर में और कोलंबो वगैरह जाके रेसेस किए, साउथ अफ्रीका में रेसिंग किया। उसके बाद एक ऐसा टाइम आता है जब आपको अपना बोट चेंज करना होता है। आप ऑब्वियसली मतलब जिंदगी भर छोटे बोट तो नहीं चला सकते। मुझको एक मौका मिला जब वॉल्वो ओशन रेस का एक बोट इंडिया में आई, एंड दिस वाज 2008। दे केम फॉर अ हॉस्पिटैलिटी रन एंड द नेवी डेप्यूटेड मी टू मैनेज दैट बोट। एंड ये 70 फुट का बोट है, प्योर कार्बन फाइबर, एंड दिस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट सेलिंग बोट्स इन द वर्ल्ड। ये इतना तेज है कि कोई वॉरशिप इसको पकड़ नहीं सकता। तो आई मैनेज दैट बोट इन कोचिन, और उस बोट में मैं कोचिन से बॉम्बे तक सेल किया, उधर से मैं बोट से निकल गया। नाउ फॉर वॉट एवर रीजन, वॉल्वो ओशन रेस जो है, जो दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव और सबसे इम्पोर्टेंट ओशन रेस है, वो कोचिन में स्टॉप कर रहा था 2008 दिसंबर में। एंड भारतीय नौसेना ने मुझको उधर एक यॉट सर्विसेज मैनेजर के नाम पे पोस्ट कर दिया।
तो वो 6 महीने लगे। 6 महीने में मेरा कम से कम 10 किलो कम हो गया। लोग बोल रहे थे कोचिन में एक साइकिल रैली नहीं है, सीधा वॉल्वो ओशन रेस आ गया अच्छा। है। इतना मतलब क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंसेस मिला। नाउ एज yacht services manager, everything in the technical area was under me. तो सुबह 2 बजे मुझको कॉल आता है किसी ऑस्ट्रेलियन टीम से, पता नहीं कहाँ से, कि यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका क्वालिटी ठीक नहीं है। तो मैंने बोला भाई यहाँ तो इलेक्ट्रिसिटी होता है या नहीं होता है, लाइट या तो है या नहीं है, नहीं है, हम क्वालिटी की क्वालिटी बात के नहीं बारे होती। में हमको नहीं पता क्या होता है। तो उसने बोला नहीं, हाँ। इसका फ्रीक्वेंसी फ्लक्चुएट हो रहा है, उसका वो हो रहा है, ये हो रहा है। तो सुबह 2 बजे भागा मैं, जाके जनरेटर अरेंज किया और उनको एक बड़ा सा जनरेटर ऑर्गेनाइज करके दे दिया। तो मतलब हर सेकंड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। बट जो मैंने काम किया उसके कारण जो पोर्ट के चेयरमैन है उन्होंने नेवी चीफ को लिखा, और नेवी चीफ ने मुझको एक सीएनएस का कमेंडेशन कार्ड दिया फॉर दिस दिस थिंग। इनफैक्ट मुझको याद है कि जब बोट चले जाते हैं तो टीम मैनेजर्स का पार्टी होता है, जो शोर सपोर्ट होता है उनका पार्टी होता है, और उसमें मुझको भी बुलाया था। और जो रेस का हेड है, लॉजिस्टिक्स जो देखता है, उसने आके बोला कि तू नहीं होता ना तो ये रेस मतलब सक्सेसफुल नहीं होता कभी। सक्सेसफुल नहीं हो पाता। दैट्स ग्रेट, और दैट इज द उधर ही स्पिरिट मुझको ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस एक्चुअली, है ना, जब हमें एग्जैक्टली ऐसा मौका मिलता है। एग्जैक्टली एंड वही नहीं, मुझको उसके साथ आई मीन लोग बोलने के तो कुछ भी बोल सकते हैं, बट फैक्ट इज आई गॉट 2 जॉब ऑफर सिटिंग देयर, one from Norway and one from Sweden. And I mean that was very interesting. Obviously मैं बहुत छोड़ के भागने वाला नहीं था, but immediately after that नेवी ने मुझको यमन भेजा, सॉरी ओमान भेजा। एक प्रोफेसर राधाकृष्णन है, सर सीवी रमन के बेटे हैं, एंड ही इज अ वेल नोन रेडियो एस्ट्रोनॉमर। एंड उन्होंने इंडिया में एक सेलिंग बोट बनाया था, एंड ही वांटेड टू सेल अराउंड द वर्ल्ड, ही वांटेड अ क्रू फॉर इट। तो उन्होंने नेवी को पूछा, नेवी ने मुझको पकड़ के ओमान भेज दिया। ओमान से मैं सेल करके यमन पहुंचा। यमन में 2 जगह रुके हम, मुकल्ला करके एक जगह, एंड उसके बाद एडन। और एडन से मैं वापस आया। जब मैं वापस आ रहा था तो ऑब्वियसली नेवल हेडक्वार्टर्स में डीब्रीफिंग के लिए रुका था। तो उधर उन्होंने बोला कि इंडियन नेवी के एक कमांडर दिलीप दोंडे हैं, वो एक सर्कम नेविगेशन कर रहे हैं 4 जगह रुक के, उनको एक मैनेजर चाहिए, एक शोर सपोर्ट चाहिए। तो मैंने कुछ सोचा नहीं, इमीडिएटली हाँ बोल दिया। तो मैं उस प्रोजेक्ट में घुस गया, एंड इधर बोट बन चुका था, और हम क्या बोलते हैं, कैप्टन दोंडे वो बोट लेके दुनिया का परिक्रमा कर रहे थे, लेकिन वो 4 जगह रुक के जा रहे थे। तो इंडिया में 6 महीने में बोट प्रिपरेशन में उनको हेल्प किया। उसके बाद हम कोलंबो और मॉरिशस गए ट्रेनिंग करने के लिए, वॉयज के लिए। और उसके बाद जब कैप्टन दोंडे परिक्रमा कर रहे थे, मैं उनके सपोर्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फॉकलैंड आइलैंड्स और साउथ अफ्रीका गया। तुम अभी कितना घूम चुके हो अभिलाष भाई, और तुम तो ऐसे नाम ले रहे हो, लोग पीपल विल गिव देयर लाइफ टू विजिट दीज प्लेसेस यार, टू गो टू फॉकलैंड्स एंड ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यमन, ओमान। फैसिनेटिंग यार, एब्सोल्युटली। बहुत जगह जा चुका हूँ। मैडागास्कर जा चुका हूँ मैं। वाओ, अच्छा। हाँ। मैडागास्कर, सीशल्स, साउथ कोरिया, स्पेन, स्लोवेनिया, मतलब काफी जगह घूम चुका हूँ। दिस इज मोनाको, अमेजिंग। या। तो कैप्टन दोंडे जब न्यूजीलैंड में रुके थे उस टाइम मैं उधर उनको सपोर्ट देने गया। तो मुझको एक मैसेज आया एनएसक्यू से कि, सॉरी, एडमिरल आवर्टी थे जो इसको ड्राइव कर रहे थे, वो रिटायर्ड सीएनसी थे। तो उन्होंने मुझको पूछा कि ये दोंडे साहब का तो वॉयज खत्म हो जाएगा, इसके बाद आपको। मैंने हाँ बोल दिया। तो उन्होंने बोला मैंने तो पूछा ही नहीं। मैंने बोला मुझको पता है क्या पूछने वाले हो, मेरे तरफ से हाँ है। तो दैट्स हाउ दिस आइडिया ऑफ नॉन स्टॉप सर्कम नेविगेशन स्टार्टेड। जब कैप्टन दोंडे साउथ अफ्रीका में रुके थे, उस टाइम हम दोनों ने एक प्लानिंग किया कि ट्रेनिंग के लिए मैं बोट लेके ब्राजील जाऊंगा और वापस आऊंगा इन अ टीम विद कैप्टन दोंडे एज स्किपर। तो ब्राजील तक हम 4 साथ में जाएंगे। ब्राजील में मैं स्किपर बन जाऊंगा और 2 लोग अटलांटिक क्रॉस करेंगे उधर से, साउथ अफ्रीका से मैं अकेले वापस आ जाऊंगा। तो दोंडे साहब वापस इंडिया पहुंचे और मुझको पूछा कि बॉम्बे से गोवा तक क्या बोट छोड़ के आ सकते हो। मैंने बोला हाँ। ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था मुझको, सिर्फ रिपेयर और मेंटेनेंस का एक्सपीरियंस था, सेलिंग का एक्सपीरियंस नहीं था। तो मुझको 3 क्रू दे दिया और हम मॉनसून में निकल गए। और निकलते ही मेरा उल्टी शुरू, मैं बुरी तरह सी सिक हो गया। क्या?
हाँ, एंड गोवा तक मैं उठा नहीं अपने बंक से, एंड फाइनली गोवा में जब जमीन दिखा तब मैं मतलब उठ के थोड़ा कुछ करके हमने बोट अलोंग साइड लगा दिया। और जो मेरे साथ थे उन्होंने बाद में कैप्टन दोरने से पूछा कि ये सर्कम नेविगेशन करेगा क्या? से गोवा नहीं आ सकता वो। जो बॉम्बे से गोवा में जिसको मुश्किल हो रही है। ओ माय गॉड, अच्छा। हाँ, लेकिन we finally prepared the boat. We sailed it to South Africa, took part in a race to Brazil, and Brazil पहुंचते पहुंचते मेरा सी सिकनेस ऑलमोस्ट डिसअपियर हो गया। लेकिन सी सिकनेस 100% डिसअपियर होने के लिए आदमी को स्किपर बनना पड़ता है, और स्किपर बनते ही इतना जिम्मेदारी आ जाता है कि आप मतलब ये सब भूल ही जाते हो। तो हमने दो लोगों ने अटलांटिक क्रॉस किया, वापस केप टाउन आए, और उसमें भी मतलब काफी तूफान का सामना करना पड़ा। 9 बोट वापस आ रहे थे, जिसमें एक डूब गया, एक का मास्ट टूट गया, काफी कुछ था। हमारे बोट को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, हम आराम से पहुंच गए थे। उधर से फिर मैं अकेले इंडिया लेके आया। फिर मैंने ट्रेनिंग के लिए मलेशिया और थाईलैंड भी गया क्रू को इस लेके। सब में ये बताओ अभिलाष, मतलब आई कैन इमेजिन यहाँ से केप टाउन से ब्राजील चले गए, वापस आ गए, फिर इधर आ गए, मतलब परमिशन लेना। मुझे पता है ना, मैं फौज में रहा हूँ, यूएन में भी, इधर उधर बहुत से जीएसएल चाहिए, अब ये परमिशन चाहिए, अभी फॉरेन अलाउंस चाहिए, मतलब हाउ वाज ये मैनेज कैसे किया तुमने यार? सर ये नेवल हेडक्वार्टर्स ड्राइव करा था प्रोजेक्ट इसको। तो नेवल हेडक्वार्टर्स में हमारे लिए एक एडवेंचर का एक विंग है, एंड वो ये सारा काम कर रहे थे। तो ओके, सो दे थैंकफुली वर एबल टू, आपको कोई हेडेक नहीं था इस चीज का? नहीं सर, सो दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। दे वर completely handling the administrative part, and मुझको सिर्फ सेलिंग करना था और बोट रेडी करना वेरी था। गुड, दैट इज हाउ इट शुड एंड बी आल्सो। 100% सर। एंड मैं बता रहा हूँ, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल से चाहिए होता है ना, वो सर्कम नेविगेशन से ज्यादा मुश्किल होता है। मैं मुझे पता है ना, हाँ, मुझे पता है, जीएसएल लेना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से किसी फॉरेन में जाने के लिए, एडवेंचर एक्टिविटी के लिए, बहुत महाभारत लड़ने बराबर है। एग्जैक्टली सर। हर बार जब मैं दिल्ली जाता था, मेरे को जूता बदलना पड़ता था, जूते घस जाते थे। हाँ, जूते के तो साथ। हाँ, वो साउथ ब्लॉक में, फिर नॉर्थ ब्लॉक में, फिर क्या बोलते हैं, ए विंग, बी विंग, सी विंग, पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ता था फाइल लेके। मैं उसको चलो, सिग्नेचर somebody कैंपस, was managing this, that is very good। somebody was managing this, and हाँ, चलो, हाँ। as a team it really worked well. So PR was doing its job, then Adventure was looking after the administrative part. जब हम निकल जाते थे तो डायरेक्टरेट ऑफ नेवल ऑपरेशंस वाज लुकिंग आफ्टर आवर सेफ्टी एंड ऑल दैट। तो देन हमको नेवी के मेटीरियोलॉजी सेक्शन से वेदर अपडेट्स आता था। सो इट वाज अ वेरी वेल ऑयल ये सिस्टम। आप पहले उसकी बात करो जो आपने तैयारी कर रहे थे सागर परिक्रमा की, फर्स्ट टाइम व्हेन यू वेंट इन 2012-13, करेक्ट सर। जब आप करके आए। और ये बहुत बड़ी बात है, मैं लोगों को बता दूं कि भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जो है, गेटवे ऑफ इंडिया में अभिलाष टॉमी को जो है मिलने के लिए इनको रिसीव किया है ना? यस सर। तो ट्रेनिंग सब खत्म करके आई डिड दिस नॉन स्टॉप सर्कम नेविगेशन। मुझको 151 डेज लगा ये खत्म करने के लिए। आई स्टार्टेड ऑन 1 नवंबर 2012 151 days alone. alone। Alone. So I started on 1st November 2012. I finished on 31st of March 2013, and 6th April को भारत के जो माननीय राष्ट्रपति हैं, he came to receive me, and I mean that was a really big thing. I don't know how the Navy pulled it off, but I know, but it was amazing. I remember this. कि यार president of India was there to receive, and I remember those visuals, you know, the naval chief was there, the CNC was there, and so was the governor and all that। काफी बड़ा डेलीगेशन था। It was, and भारत के जो राष्ट्रपति हैं, किसी को भी रिसीव करने के लिए राष्ट्रपति भवन के बाहर नहीं जाते। Yes। सारे रिसेप्शन राष्ट्रपति भवन में होता है, या अमेरिका के प्रेसिडेंट आए या ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर आए, रिसेप्शन हमेशा राष्ट्रपति भवन में होता है। बट दिस द फर्स्ट टाइम दैट ही स्टेप्ड आउट ऑफ राष्ट्रपति भवन, even went to another city to receive somebody. So that's a kind of importance that the government gave to this circumnavigation project. सागर परिक्रमा। Yes sir. So ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ सेलिंग कर रहा था, इसके बीच में मैं फ्लाइंग भी कर रहा था। हाँ, मैं वही पूछ रहा था, तुमने 1400 घंटे फ्लाई किया डॉर्नियर एयरक्राफ्ट में, हैं? तो वो बोलते नहीं थे फ्लाइंग वाले, यार तू कहाँ सेलिंग में घूम रहा है टीडी पे, तेरा काम कौन करेगा? सर वो बोलते थे, लेकिन अभी इधर भी जब मैं सेलिंग शुरू किया, एंड देन आई वाज मिसिंग फ्रॉम माय स्क्वाड्रन फॉर सो लॉन्ग फॉर सेलिंग। एक दिन जो सीनियर पायलट हैं, कमांडर शेखावत थे, एंड देन
there was another senior pilot who was just leaving, Commander RP Singh. दोनों ने मुझको breakfast room में बिठाया and we had a heart to heart chat. And at that time I was just 24, 25 years old. I was very young. And this is, तेरे को करना क्या है? तेरे को sailing करना है कि flying करना है? मैंने बोला मुझको अभी पता नहीं है क्या करना है, क्योंकि sailing तो अभी मैंने शुरू किया है. Just started getting coached by foreigners and all that. So finally we had a long chat and the outcome was that we will give you 2 years. 2 साल में तेरे को जितना सेलिंग करना है कर ले, हम रोकेंगे नहीं. लेकिन 2 साल के बाद अगर तू आके बोले कि हम तू नेवी चैंपियन बना ना, तो थप्पड़ खाएगा. करना है तो कुछ बड़ा कर, नहीं तो. So that is great motivation यार. अगर आपको आपके सीनियर कहें ऐसे सबल्टन कि यार 2 साल तेरे को दे दिए, ये ना अभिलाष, I have seen it with many riders and shooters and I have been a services handball player. खैर उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिली उस जमाने में हमें, बट ये कोई कह देना आपको ठीक है यार ये 2 साल है, जी ले अपनी जिंदगी, डू समथिंग बिग, लेकिन है ना नेवी चैंपियन बन के क्या करना. So that was a big motivation. It was big, sir. I mean, नहीं तो इतना सपोर्ट मिलना बहुत मुश्किल होता है कि तेरे को जो करना है कर ले, तेरे को जब मर्जी फ्लाइंग करना है कर ले. एंड छूट दे दिया था पूरा. तो मैं 1 महीना सेलिंग करता था, वापस 1 महीना स्क्वाड्रन में रहता था, फिर सेलिंग, फिर स्क्वाड्रन. एंड स्क्वाड्रन में जब भी वापस आता था मेरे को सारे गंदे गंदे काम देते थे, जैसे कि क्रॉस कंट्री ऑर्गेनाइज करो. एक्चुअली यही देंगे और क्या. लेकिन मेरे तरफ से मैंने प्रॉमिस किया कि मैं छुट्टी नहीं लूंगा. तो 2 साल में 4 महीने तो छुट्टी है, तो दैट इटसेल्फ वेंट टू फ्लाइंग. फिर जब मैं सागर परिक्रमा के लिए प्रिपेयर कर रहा था, मैं बोट पे रहता था. एंड बोट से मैं फ्लाइंग ओवरऑल पहन के 30 किलोमीटर ड्राइव करके एयरपोर्ट जाके नेवी के स्टेशन में जाके फ्लाइंग भी करता था मैं वहां पर. Oh my God. तो तुम सागर परिक्रमा की तैयारी कर रहे थे, बोट में रहते थे, फ्लाइंग ओवरऑल पहन के एयर स्ट्रिप पे आते थे, फ्लाई करते थे, वापस अपनी बोट पे आते थे. वापस बोट पे रहते. तो मैं जब मलेशिया गया, वहाँ का मरीना मैनेजर आके बोल रहा था कि कहते हैं पैसिफिक पायलट्स स्टे ऑन यॉट्स इन हांगकांग एंड दे फ्लाई एयरक्राफ्ट. मैंने बोला मैं भी वही करता हूँ. वही करता हूँ. मैं डॉर्नियर का पायलट हूँ और एक छोटी बोट में रहता हूँ. छोटी बोट में रहता हूँ. अमेजिंग अभिलाष. 151 days, 40,000 kilometers. यार ये तुम्हारा कोई कांटेक्ट नहीं था कोई घर के साथ, यूनिट के साथ, फैमिली के साथ, मतलब हाउ डिड इट हैपन? सर उस वाले सर्कमनेविगेशन में कांटेक्ट सब था, मेरे पास इंटरनेट था. एंड वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स वाज दैट आई मेंटेन अ फेसबुक पेज, आई मेक यूट्यूब वीडियोस एंड आई आल्सो write a blog regularly. That was the direct. इसमें था पूरा अलाउड था ये. हाँ, एंड बट इंटरनेट एक्सपेंसिव था. 1 MB के लिए 1000 रुपए का कुछ कीमत था उस टाइम पे, सैटेलाइट के थ्रू. तो मेरा फेसबुक पेज पे मुझको अबाउट 5 महीने में 1.5 करोड़ हिट्स मिला था. सो दैट्स हाउ सक्सेसफुल इट वाज. बीच में काफी कुछ इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस भी था. जैसे मैंने क्या बोलते इंटरनेशनल डेटलाइन न्यू ईयर्स को क्रॉस किया, तो 2 बार मैंने न्यू ईयर सेलिब्रेट किया. केप हॉर्न मैंने 26 जनवरी को राउंड किया. और केप हॉर्न ऐसा एक केप है कि उसको राउंड करने के लिए आपको 2 प्रिविलेजेस मिलता है. एक प्रिविलेज है कि आप पैर टेबल पे रख के डाइन कर सकते हो. दूसरा प्रिविलेज है कि आप जो कान केप हॉर्न फेस किया था, उस कान में आप एक गोल्ड इयररिंग पहन सकते हो. Really? This is very interesting. किसने दिया ये privilege? Sir, this is a privilege given to anybody who rounds Cape Horn in a sailboat. Oh, it's a tradition. It's a tradition, sir. So, and that's because Cape Horn is very, very difficult to round. It's at some 56 degrees south, and वहां तक पहुंचने के लिए कम से कम 3 महीने लग जाते हैं. एंड वो मैंने 26 जनवरी को राउंड किया. एंड उधर इंडियन ट्राइकलर मैंने अपने बोट में हॉइस्ट किया. उसका एक वीडियो बनाया था. वो वीडियो फिर नेशनल एंथम बन के इट वाज प्लेड इन ऑल थिएटर्स फॉर मेनी मंथ्स. ग्रेट यार अभिलाष भाई. देन यू आर अ नेशनल हीरो यार अभिलाष. आई एम सो प्राउड कि फाइनली आज हमारी बात हो रही है. अच्छा फिर? आई एम ग्लैड टू टॉक टू यू आल्सो. देन क्या बोलते हैं, केप ऑफ गुड होप पे गंदा सा तूफान मिला. तूफान तो हफ्ते में 2 बार आता था. केप ऑफ गुड होप वाला काफी खतरनाक था. एक सेल फाड़ दिया मेरा. उसके बाद इंडियन ओशन में पानी खत्म हो गया. 15 दिन के लिए 15 लीटर बचा हुआ था.
फाइनली मैं वॉयज फिनिश किया एंड 31 मार्च को, एंड 6 दिन के लिए मुझको मेस में गिरफ्तार कर लिया. आई मीन आई वाज टोल्ड टू स्टे इनसाइड द मेस, नॉट शो माय फेस टू एनीबॉडी, बट द आइडिया वाज टू कीप इट अ सीक्रेट टिल द प्रेसिडेंट गिव द रिसेप्शन. So that happened, and आई नो यू केम आउट वेरी स्मार्टली इन यूनिफॉर्म. मैं समझ गया यार, इतने दिन के बाद कोई बंदा यूनिफॉर्म में. नहीं नहीं, मैं यूनिफॉर्म में नहीं था सर. यू मैं नॉट इन यूनिफॉर्म में नहीं. यूनिफॉर्म. नहीं नहीं, एवरीबॉडी वाज इन यूनिफॉर्म, बट आई वाज टोल्ड टू बी कैजुअली ड्रेस्ड ओके ओके एज इफ आई वाज सेलिंग. हाँ, अच्छा तो अच्छा. मैं जीन्स टी शर्ट और लाल जूते पहन के प्रेसिडेंट के पास गया था. स्टेज मैनेज था, ठीक है. It was a bit. So Sagar Parikrama happened, and then I continued sailing, flying for a long time. Then I got an opportunity. I came to know about the Golden Globe race of 2018. तो मैंने उनको लिखा कि कैन आई टेक पार्ट. तो उनको मेरे बारे में पहले से ही पता था. उन्होंने बोला आप अगर आ रहे हो तो विल गिव यू स्पेशल इनविटेशन. एंड लाइक दैट आई गॉट अ स्पेशल इनविटेशन. नाउ दिस रेस हैपेंड फॉर द फर्स्ट इसका टाइम. कितना एक्सपेंडिचर, एक बार पहले तो बताओ, सागर परिक्रमा जैसी रेस का पूरा जो आपने किया, एक्सपेडिशन था ये आपका इंडिविजुअल, हाउ मच वाज द एक्सपेंसेस इन दिस ब्रॉडली? Sir, Sagar Parikrama was conducted in, I mean, the boat was 2012-13. The boat was built in 2008-9. So at that time, the dollar was at 40 rupees, and काफी चीजें import करना पड़ता है. So at that time, the cost of the boat was 4 crores, 4.25 CR. Then it did a circumnavigation. Plus, मेरा जो circumnavigation है, उसका expense was 2 CR. So let's say कि if the boat was built only for me, then 6 CR में we did 1 circumnavigation. ये कुछ ज्यादा नहीं, I was thinking ज्यादा होगा. सर ज्यादा भी है. अगर फॉर अ आपको कंट्री लाइक इंडिया, क्या बात करते हो यार, फॉर अ नेवी, फॉर अ कंट्री. नहीं, अगर आपको वॉल्वो ओशन रेस करना है तो 150 करोड़ भी जाता है. ओ माय गॉड. अच्छा, दैट इज. अगर आपको अमेरिका कप करना है तो 1000 करोड़ के ऊपर जाएगा. और ये जो गोल्डन ग्लोब रेस है, इसका कितना एक्सपेंसेस है? सर गोल्डन ग्लोब करीब 4 करोड़ लगता है. जो अभी आप तैयारी कर रहे हो, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द गोल्डन ग्लोब रेस, करेक्ट है ना, नेक्स्ट एडिशन. हाँ, इसमें यू हैव टू बाय अ सेकेंड हैंड बोट, एंड दैट टू वेरी ओल्ड ट्रेडिशनल बोट, फिर उसको रिफिट करो. एंड एक्सपीडिशन और रेस में फर्क ये होता है कि एक्सपीडिशन में आपकी मर्जी है कि आपको क्या क्या ले जाना है. गोल्डन ग्लोब रेस जब होता है तो उसमें रेस ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से इतने सारे इक्विपमेंट आ जाते हैं कि यू हैव टू कंप्लाई विद देयर रूल्स, एंड उसमें काफी पैसा खर्च हो जाता है. सेकेंड, आप रेस के लिए जा रहे हो तो अलग से खर्चा हो जाता है, बिकॉज एवरीथिंग हैज टू बी लाइट, एंड देन यू नीड द बेस्ट. भाई वेट का क्राइटेरिया होगा ना. वेट क्राइटेरिया होता है. फिर जैसे कि आपने अगर 1 किलो एक्स्ट्रा बोट में रख दिया तो आपको 1 किलो 30,000 किलोमीटर ले जाना है, एंड वो 30,000 किलोमीटर, सॉरी 30,000 नॉटिकल माइल ले जाना है, विच इज अबाउट 60,000 किलोमीटर. वो 60,000 किलोमीटर कवर करने के लिए आपको 7-8 महीने लग जाएंगे, क्योंकि बोट वैसे भी स्लो है. तो एवरी एक्स्ट्रा ग्राम इज अकाउंटेड एंड रिमूव्ड. तो 1967 में एक फ्रांसिस चिचेस्टर करके एक सेलर थे. He was also a pilot. He sailed around the world with one stop. Yeah. And when he came back, he was knighted by the Queen of England. He became Sir Francis Chichester. Now, उनका ये जो achievement है वो देख के worldwide, a lot of sailors started preparing for a non-stop circumnavigation to become the first person to do a non-stop. तो उसमें जो ब्रिटेन के संडे टाइम्स करके न्यूज़पेपर है, दे सॉ एन अपॉर्चुनिटी. उन्होंने बोला कि हम इसको रेस डिक्लेयर कर रहे हैं, जिसको शुरू करना है कर ले. उन्होंने एक टाइम पीरियड दिया था 3-4 महीने का, जून टू अक्टूबर ऐसा कुछ करके, जिसको इस टाइम के अंदर स्टार्ट कर ले. 40 डिग्री पैरेलल के नॉर्थ में किसी भी पोर्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, राउंड द वर्ल्ड करके वापस उसी पोर्ट में फिनिश करना है. तो 9 एंट्रेंस थे इस रेस में, और 9 में से एक ने सुसाइड किया. दूसरे का बोट 1000 माइल फिनिश से 1000 माइल पहले डूब गया, उसको बचाया गया. वो वापस आके 3 साल बाद उसने सुसाइड किया. एक ने डिसाइड किया कि मुझको खत्म नहीं करना है, उसने 2 बार दुनिया का चक्कर लगाया और तहीटी में जाके सेटल डाउन हो गया, वापस नहीं आया. देन बाकी किसी ने साउथ अफ्रीका क्रॉस नहीं किया, या तो उनका बोट डूब गया या फिर उन्होंने खुद ही रिटायर हो गए.
बट एक ही ऐसा इंसान था जिसने पूरा सर्कमनेविगेशन खत्म किया और फिनिश किया, उनको 312 दिन लगे। उनका नाम था रॉबिन नॉक्स जॉनस्टन, और उन्होंने अपना बोट इंडिया में बनाया था। वो बॉम्बे में मर्चेंट नेवी ऑफिसर थे। उन्होंने यूएसए से एक डिज़ाइन खरीदा, इंडिया में वो बोट बनाया उन्होंने। बोट लेके वो यूके गए, और यूके पहुंच के उनको लगा कि मैं ये बोट बेच के थोड़ा स्पॉन्सरशिप और डाल के आई मेक अ बिगर बोट एंड रेस अराउंड द वर्ल्ड। उनको स्पॉन्सरशिप मिला नहीं, तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं इंडिया से यूके तक इस बोट में आ सकता हूँ तो मैं अराउंड द वर्ल्ड भी इसी में अटेम्प्ट करता हूँ करके। So he did a non-stop circumnavigation in a boat which was built in India. Its name was Suhaili. It's a 32-foot boat, and his name is Sir Robin Knox Johnston. Now, Robin jo the, he later became a consultant for Sagar Parikrama 1, Sagar Parikrama 2. So, you know, it all goes around in circles. It My comes. God, amazing, yeah. Huh? Then, so I, you know, met Robin because of Sagar Parikrama. एक दिन उनके घर पे भी जाके रहा था जब मैं यूके गया था, छुट्टी पे जब गया था। So all this happened. 2018 was 50 years of the original Golden Globe race. So they had the race. I built a replica of Robin's boat in India. I took that boat to Netherlands, finished the fit out in 1 month in a place called Medemblik. फिर उधर से मैं अकेले नॉर्थ सी क्रॉस करके इंग्लिश चैनल के थ्रू फालमत पहुंचा। वहाँ पर 3-4 दिन की एक्टिविटीज थे। उधर से रेस करके अगेन आई डिड दिस रेस अलोन, बाकी सबके साथ क्रू था, मैं अकेले सेल करके फ्रांस पहुंचा। एंड फ्रांस में मतलब एवरीबडी वाज रियली इंटरेस्टेड टू नो कि ये किस देश का झंडा लहरा रहा है इस बोट पे। यार तुम अकेले कैसे मैनेज करते थे यार अभिलाष? मतलब I'm really amazed यार, to live in solitude for days like this. ये तो रेस से पहले की एक्टिविटीज है आपकी। सर अकेला ज्यादा आसान होता है, और कोई साथ में हो तो टेंशन हो जाता है। नहीं यार, इतना एडम का काम होता है, पोर्ट में स्लॉट भी चाहिए, कोई तेल भी डलवाना है, कोई 50 चीजें रिपेयर कराना है, कोई राशन पानी लेना है, सब हो जाता है सर। वो बोलते हैं ना आप अकेले हो, लेकिन लोग आ जाते हैं एंड दे स्टार्ट हेल्पिंग यू, एंड दैट इज वन बिग क्वालिटी आई फाउंड इन पीपल अब्रॉड। दे आर वेरी हेल्पफुल। दे जस्ट कम एंड से कि आपको कुछ भी चाहिए हमको बता दो, एंड दे मीन इट। तो गाड़ी चाहिए तो कोई गाड़ी लेके आ जाएगा, कुछ और चाहिए तो मतलब हो जाता है सब कुछ। पीपल जस्ट कम एंड हेल्प। तो आई स्टार्टेड माई रेस ऑन 1 जुलाई, एंड पहले तो मतलब इतना थका हुआ था कि मैं सोचा कि 5-10 दिन तो मैं सिर्फ खाऊंगा पीऊंगा और सोऊंगा और कुछ नहीं करूंगा। तो इनिशियली माई पोजिशन स्लिप बिहाइंड, बट आई थिंक आफ्टर अबाउट 10-15 डेज मुझको एक मैसेज आया रेस ऑर्गेनाइजर्स की, वाइफ से बात करना है, उनको फोन करना है। नाउ एज पर द रूल्स ऑफ दिस रेस यू कैन नॉट टॉक टू एनीबडी आउटसाइड ऑफ द रेस ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग अ सैटेलाइट फोन, बिकॉज एवरीथिंग हैज टू बी 1968। नेविगेशन के लिए जीपीएस नहीं है, फैमिली से बात नहीं कर सकते क्योंकि सैटेलाइट फोन यूज नहीं कर सकते, जस्ट एचएफ रेडियो है, रेडियो पे बात कर सकते हो, कर लो। तो मुझको लगा कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा अगर मैंने रूल ब्रेक किया। तो फिर से उनका मैसेज आया कि वाइफ का नंबर है, प्लीज कॉल हर। देन फाइनली आई कॉल्ड हर, एंड देन शी ब्रोक द न्यूज टू मी सेइंग दैट आई एम गोइंग टू बिकम अ फादर। Oh my सो God. वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। हाँ, तो अभी मुझको वापस जल्दी आना था घर, फिर मैंने दौड़ाया बोट को। अब फिर तुमने स्पीड, हाँ हाँ सर, अगर आप क्रॉस कंट्री दौड़ रहे हो ना, आपको एफर्ट डालना पड़ता है। अगर आप फुटबॉल खेलो तो आप ज्यादा एफर्ट डालोगे तो गोल तो स्कोर कर ही लोगे, बट सेलिंग में ऐसा है ना कि आपको दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है, बिकॉज विथ ऑल द इनपुट्स दैट यू गेट यू हैव टू फिगर आउट कि हवा किधर है और करेक्ट डायरेक्शन में कहाँ आ रहा है। तो मैंने अपना जो फ्लाइंग ट्रेनिंग था उससे, फ्लाइंग में तो मेटीरियोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ होता है, वो जो ट्रेनिंग था वो आई ब्रॉट ऑल दैट बैक टू माइंड, एंड देन आई स्टार्टेड रियली प्लॉटिंग एंड प्लानिंग कि इक्वेटर कहाँ पे क्रॉस करना है, जो डोलरम सबसे छोटा कहाँ मिलेगा मुझको, देन जो साउथ अटलांटिक में सेंटेलिना हाई जो है हाई प्रेशर एरिया, उसको कैसे अवॉइड करना है, करंट कहाँ मिलेगा, बहुत दिमाग लगाया। एंड फाइनली कुछ लोग जो मेरे से 500 मील आगे थे, मतलब 1000 किलोमीटर आगे थे, वो मुझसे 3000 किलोमीटर पीछे रह गए। माय गॉड यार, दिस इज अभिलाष,
मत तुमने इतनी प्लानिंग करी, बिकॉज इट्स ओपन फील्ड है ना, कोई ट्रैक तो बनी नहीं हुई कि लेन में जाना है. Exactly, इट्स sir. ऑल माइंड. It's all mind, sir. ग्रेट. And काफी लोग वो सेंटलिना हाई प्रेशर में फंस गए थे, मैंने उसको राउंड किया. देन केप ऑफ गुड होप जब क्रॉस कर रहे थे, मुझको पता था कि 40 डिग्री साउथ पे करंट अच्छा मिलेगा. कुछ लोग 37-36 डिग्री पे उन्होंने क्रॉस किया, वो अटक गए. और 40 डिग्री पे अभी हवा जो दिख जाता है आपको, करंट दिखता नहीं है. तो करंट सही पकड़ा है कि नहीं देखने के लिए मैं सी वाटर टेम्परेचर मेजर कर रहा था. तो जहाँ 17 डिग्री टेम्परेचर है वहां पर करंट अच्छा था. थोड़ा और साउथ में जाओ तो 13 डिग्री हो जाता है. 13 डिग्री मतलब वो क्या बोलते हैं, इट्स अ डिफरेंट वाटर बॉडी. तो जब 13 डिग्री होता था मैं इमीडिएटली नॉर्थ आ जाता था एंड आई यूज्ड टू गेट बैक इनटू द 17 डिग्री सेंटीग्रेड का करंट. तो उसमें मैंने ये बोट जो एक दिन में 150 माइल के ऊपर नहीं कर सकता है, दिस बोट डिड 240 माइल्स इन 24 आवर्स. ओह माय गॉड. मतलब एंड जो इट वाज लाइक अ रॉकेट, सर. यार, this must be some kind of a record. At least in the sailors must be knowing it कि भाई ये अभिलाष टॉमी, कमांडर अभिलाष टॉमी ऑफ इंडियन आर्मी ने रिकॉर्ड रख दिए सेलिंग के स्पीड के. दिस बोट इट इज अ ह्यूज रिकॉर्ड. मतलब इस छोटे 32 फुट बोट में 240 माइल्स एक दिन में करना, इट्स अ ह्यूज रिकॉर्ड. इनफैक्ट 3 दिन में मैंने 600 माइल किया. एंड हम लोग 12 बजे एचएफ पे आते थे सारे एंट्रेंस एंड वी यूज्ड टू डिस्कस आवर पोजीशन. तो मैंने उस दिन जब मेरा पोजीशन बताया था, तो जो नंबर 2 पे था मार्क्स फ्लैट्स, उसने बोला कि तू सही बोल रहा है, डिड यू चेक योर नेविगेशन अगेन, क्योंकि तूने एक दिन में 5 डिग्री लॉन्जिट्यूड क्रॉस किया. मैंने बोला आई एम वेरी श्योर ऑफ इट. माय गॉड. तो सबकी हालत खस्ता होगी यार, ये इंडियन क्या कर रहा है. जब जो नंबर 2 पे था उसने बोला कि तूने मेरे को ओवरटेक किया ना, मैं अपना बोट तेरे पीछे डाल दूंगा, बस मैं फिर सोचना बंद कर दूंगा. दैट इज वन वे कि पीछे पीछे लगे रहो, है ना. पीछे पीछे लगे रहो. बोलते अभी तक सिर्फ तूने सब कुछ सही किया है, मैं फिर सोचना बंद कर दूंगा, तेरे पीछे लगा दूंगा और फिनिश तक उधर मतलब वहीं लगे रहूंगा करके. सो आई रीच थर्ड पोजीशन एंड देन द एक्सीडेंट हैपेंड एंड इट वाज अ वेरी वेरी बैड स्टॉर्म. बोट 2 बार मतलब ऐसे पलट गया. देन मैं बोट से बिटवीन लाइफ एंड डेथ, है ना. इट इज. सो फाइनली क्या बोलते हैं, एक्सीडेंट हैपेंड एंड देन मैं 3.5 दिन बोट के अंदर ही था. मेरे दोनों पैर ऑलमोस्ट पैरालाइज हो गए थे, खड़ा नहीं हो पा रहा था, चल नहीं पा रहा था. तो इस दौरान क्या बोलते हैं, आई वाज ऑलरेडी प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट रेस कि अगला रेस कैसा करना चाहिए करके. एंड फाइनली आई वाज रेस्क्यूड, ब्रॉट बैक टू इंडिया. Great, Abhilash. What a journey. And now we wish you all the best for the next race. And you're a role model, Abhilash. You're a really a living legend, a hero, somebody I admire. And what a pleasure to speak to you. Any message you like to give? Because मैं नौजवानों से जुड़ा हूँ पूरे देश में, young people across the country follow me, and get inspiration from me. So any message you'd like to give to young people of India? कि what should they be doing to join the armed forces, या otherwise अपनी personality कैसे बनाए, risk taker कैसे बने तुम्हारी तरह. Sir, whether they join the armed forces or not, my advice is to take risk, manageable risk, and every time increase the level of risk they take. And when you're young, you can do a lot of experiments. You can dabble in a lot of various fields. When you're reaching 40, you should be very specialized in at least 1 or 2 fields. But nothing is possible without taking risk. I agree with you. I've been a risk taker myself. But what a pleasure to talk to you, Abhilash. And I'm personally going to be monitoring this particular thing. And maybe when are you like to do sail? कब तक हो जाएगा ये? So race will start on 4th September. So before that, I would love to get you on a live. Now we are recording this and I'll put it on YouTube and share with you. But someday in between when you are free, if you can show us around your boat, I would love to see and how you manage इतने दिन का खाना पीना. First thing my wife asked, मैंने कहा यार मैं आज उससे पूछना 150 दिन खाना क्या खाया उसने. What was the food he was carrying? सर वही मैं चिकन बिरयानी खा रहा था केप हॉर्न राउंड करने के बाद, रोटी खाता था. But a big part of this was because of Defense Food Research Laboratory. They make some really fantastic stuff. Very good food, absolutely. Very good food, and I was carrying that. मैं freeze dry carry कर रहा था साथ में.
जिसमें सिर्फ पानी डालना पड़ता है, प्लस मैं डेली चावल बनाता था, आई यूज्ड टू कुक एवरी डे। कुकिंग योरसेल्फ। और Yes, कुछ sir. एक्सरसाइज वगैरह भी करते थे बोट में व्हेन यू आर इन द बोट, या क्या, व्हाट इज योर हॉबीज एंड ऑल, क्या करते थे आप जब इतने इतने घंटे, कितनी वीडियोग्राफी करोगे, फोटोग्राफ्स लोगे? सर ये आप ऐसे बोल रहे हो जैसे कि आप फुटबॉल खेलते हो, क्या एक्सरसाइज करते हो। इतनी रस्सियां खींचनी होती है, इतना मतलब ऑफ कोर्स, या बहुत ज्यादा। बट हम लोग पैदल सैनिक इमेजिन नहीं कर सकते। हम सब सोच रहे हैं तुम समुद्र में हो, बट अंदर क्या करना हो रहा है, आई कांट इवन फैथम इट। हम सोच भी नहीं सकते। हाँ सर, तो जब मैं मतलब काफी लोगों को बोलता था इंडिया में कि मैं ऐसे राउंड द वर्ल्ड करने आ रहा हूँ, तो वो सोचते कि बोर हो जाएगा, मतलब क्या काम है, बैठना ही तो है और क्या है। बट एक सेल जो है, एक सेल करीब 100 किलो का है, उसको अगर आपको 22 मीटर ऊपर हॉइस्ट करना है ना, तो बहुत ताकत सी होता है। या फिर दूसरा एक सेल है जो करीब 2400 स्क्वायर फीट का है उसका साइज, और उसमें जब हवा पकड़े और उसको नीचे उतारना है ना अकेले, तो बहुत मेहनत का काम है सर। स्ट्रॉन्ग आर्म्स है। यस Abhilash, all the best to you, all the best to you for your, अगली बार फिर बात करेंगे, उसमें बात करेंगे why did you leave the navy and other things, but today I thought let it just be about you, your journey, your Kirti Chakra, so proud, Nausena medal, and much more, and you have long way to go, miles to go before you sleep, and hopefully our best wishes are there, that you will win this race and make the country proud. Thank you for coming on this show, Abhilash. Such a pleasure. Thank you. थैंक यू सर। थैंक यू सर।